Good day to all of you students. Today we are doing 12th Maths DPP number 25 and I have written first two questions for you on the basis of same question. The question goes like this: fx is a function maximum of cos x, half and fractional part of sin x, and x is from 0 to 2 pi, means one cycle for cos and sin. Number of points where it is discontinuous and number of points where it is not differentiable, that we have to find out. Now looking at the question, you can easily make out we cannot find out the limits or we cannot find out the derivative. What we'll have to do is we'll have to actually draw the graph of cos x, half and fractional part of sin x and find out which is the maximum function out of these three. That will be the final selection for the graph and from there we will see कि कितने पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है और कितने पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है. तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों हमें पहले ग्राफ ड्रॉ करना होगा. cos x का ड्रॉ करेंगे सेम ग्राफ पेपर पे, y इक्वल टू हाफ का ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा ग्राफ सबसे ज्यादा ऊंचा है, सबसे ज्यादा हाइट कौन से ग्राफ की है, कौन से रीजन में, फिर वो सिलेक्शन करके हम फाइनल ग्राफ ड्रॉ करेंगे fx का. तो तरीका ये है, देखो वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ प्रोपोर्शनेटली एंड वेरी नाइसली ताकि हमको पता चले कि क्या है. देखो ये पाई बाय 2 हो गया. आई विल ड्रॉ वेरी स्लोली फॉर यू ताकि आपको समझ में आए. ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई और ये 0. ये सपोजिंग 1 हो गया मेरे पास, ये हाइट, ठीक है, और ये हाइट मेरे पास -1 हो गई. इस तरह से हम सोचेंगे. तो sin x cos x ग्राफ इसके बीच में रहने वाले हैं. देखो cos x का ग्राफ ड्रॉ करें अगर हम, तो cos x का ग्राफ आपको पता है वो इस तरह से आएगा, लाइक दिस. पाई पे -1 हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 और फिर ये 2 पाई पे 1, ये बात आ गई, ठीक है. सो ये इस तरह से हमारा ग्राफ आ गया y इक्वल टू cos x का. अब हाफ का ड्रॉ करना है हमें, तो ये पॉइंट मेरे पास हाफ हो गया. इसको मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूं ताकि डिफरेंस पता चल सके, वरना में डिफरेंस पता नहीं चलेगा ग्राफ्स में. ये मेरे पास y इक्वल टू हाफ का ग्राफ है और ये जो ग्राफ मेरे पास है y इक्वल टू cos x का है. और हमको समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट होगा और ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे y इक्वल टू हाफ और cos x मीट करेंगे, ये मेरे पास पाई बाय 3 हो जाएगा बिकॉज cos पाई बाय 3 हाफ, और यहाँ पे ये मेरे पास हाफ और cos इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कर लेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा. एनीवे पहले sin x का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, वो मैं ब्लू स्केच पेन से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में आए. नाउ इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x. आपको मालूम है कि 0 से पाई के बीच में 0 पे वैल्यू 0 रहेगी फ्रैक्शन की, तो ये पॉइंट आ जाएगा. पाई बाय 2 पे sin की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 के लिए ये पॉइंट आ जाएगा. पाई के लिए अगेन ये आ जाएगा, ठीक है. तो 0 से पाई के बीच में जब हमारा sin x पॉजिटिव रहता है 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 वाले पॉइंट्स हमने ले लिए आएंगे. बाकी इन पॉइंट्स पे और इन पॉइंट्स पे sin x का ग्राफ, sin x की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहने वाली है. तो नेचुरली फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x इट विल बिकम 0, क्योंकि मेरा जो ग्राफ है sin x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में रहती है. तो आपको पता है बिकॉज sin x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो आपको ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x if x lies between 0 to 1. तो बिकॉज हमारा sin x 0 और 1 के बीच में है फ्रॉम 0 टू पाई, इन 3 पॉइंट्स को छोड़ दे. अभी मैं खाली इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ. इस रीजन और इस रीजन में मेरा sin x 0 और 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x will remain sin x बिकॉज sin x 0 और 1 के बीच में रहता है. तो जो sin x का ग्राफ है वही आपको ड्रॉ करना है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए. फिर से समझ लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x अगर x 0 और 1 के बीच में ही हम जानते हैं. तो इस रीजन में और इस रीजन में मेरा sin x 0 और 1 के बीच में है, 1 भी नहीं है 0 भी नहीं है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x will be sin x because sin x lies between 0 and 1. तो मेरा ग्राफ जो है पाई बाय 2 पे 1 होता है, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज पाई बाय 2 के लिए 1 वैल्यू हो गई, तो ये पॉइंट आ जाएगा. बाकी मेरा ग्राफ इस तरह से आ जाएगा. sin x का ग्राफ जो बनाते हैं हम लोग इस तरह से आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए.
सेकंड से थर्ड की बात सोचूं तो 3π/2 पे वैल्यू -1 हो गई साइन की, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, 2π वैल्यू 0, तो ये पॉइंट है। पाई से 2π में मेरा sin x का वैल्यू 0 और -1 के बीच में रहता है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा आपके लिए फॉर पाई लेस देन x लेस देन 2π एंड x इज नॉट 3π/2, क्योंकि 3π/2 के लिए तो वैल्यू हमने निकाल ली 0 है, पाई और 2π भी 0 निकाल ली, तो इसलिए पाई 2π को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। मुझे पता है वहां पे sin x 0 और -1 के बीच में है, तो -1 लेस देन sin x लेस देन 0। अगर 1 ऐड कर दें तो 0 लेस देन 1 प्लस sin x विल बी लेस देन 1। तो मेरा sin x 0 और 1 के बीच में नहीं है, 1 प्लस sin x 0 और 1 के बीच में है। दैट मींस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x जो मुझे निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये sin x 0 और 1 के बीच में नहीं है, लेकिन 1 प्लस sin x 0 और 1 के बीच में है। तो जब मैं पाई और 2π, पाई से 2π के बीच में जाऊंगा तब मेरा sin x नहीं बल्कि 1 प्लस sin x 0 और 1 के बीच में है। तो पाई से 2π तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x के लिए मैं sin x का ग्राफ ड्रॉ नहीं करूंगा, बिकॉज sin x का ग्राफ -0 और 1 के बीच में नहीं है, 1 प्लस sin x का ग्राफ 0 और 1 के बीच में है। तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x बन जाएगा 1 प्लस sin x फॉर पाई टू 2π, इस रेंज में। sin x का ग्राफ मेरा ऐसे आता, पाई से 2π के बीच में ऐसे जाकर के ऐसे आता। अब मुझे उसे 1 प्लस sin x का मतलब पूरे ग्राफ को 1 यूनिट से उठा देना है, तो मेरा ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये मेरे पास लाइन जा रही है, ये लाइन है x इक्वल टू पाई की, मेरा ग्राफ ऐसे होता। इस जो ऐसा शेप है पैराबोला या जो भी कहा जाए उसको हम ऊपर उठा दें तो ये हमारा ग्राफ sin x का हो जाएगा इस तरह से। डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको पता चले, ब्लू डैश लाइन वाली sin x की फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ है। तो ये मेरा ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये हो। तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ ड्रॉ करने की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इस सबको कर पाएंगे, और मैंने आपको समझाया कैसे करना है। तो आपने देखा कि जब हम 0 से पाई के बीच में थे, ये 0 π/2 पाई 3π/2 2π पे तो 0 होगा, बाकी बीच की वैल्यूज की बात करें तो 0 से पाई तक मेरा sin x 0 और 1 के बीच में था। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x will be x when x is between 0 and 1. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x will be sin x because sin x lies between 0 and 1. और जब हम पाई से 2π के बीच में चले जाते हैं तो हमारा sin x -1 और 0 के बीच में है। तो बिकॉज sin x 0 और 1 के बीच में नहीं आया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x कैनॉट बी sin x, क्योंकि ये नंबर -1 0 के बीच में है। लेकिन 1 प्लस sin x 0 और 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ 1 प्लस sin x का बनेगा जब x कहां पे होगा, पाई से 2π के बीच में। ये बात आपको समझनी है, तो मैंने आपको बना के दिखाया। अब हम ये देखें कि ये जो तीनों ग्राफ हमारे पास आ गए, ये ग्राफ मेरे पास, ये वाला जो ग्राफ है और ये वाला जो ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x के ग्राफ्स हैं, इस तरह से बात है। ये दोनों ब्लू डैश लाइन दिख रही हैं आपको। अब हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन, ये तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है वो देखनी है। तो देखो बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं मेरे पास, sin x और cos x के ग्राफ्स, ये मुझे कहां मीट करेंगे, π/4 पे। ये वैल्यू π/4 आएगी, ठीक है। तो π/4 पे ये वैल्यू हाइट हो जाएगी 1/√2, तो ये ज्यादा रहेगा। उसके बाद में हम देखेंगे तो यहां से लेके ये यहां तक आ जाएगा मेरा, तो ये सबसे ऊपर है क्योंकि ये ब्लैक लाइन cos x की नीचे है, हाफ वाली लाइन भी नीचे है। तो पहले सबसे 0 से π/4 तक सबसे ऊपर cos x का ग्राफ है, ये ब्लू लाइंस नीचे है और ये डैश लाइन भी नीचे जा रही है, हाफ वाला भी इसके नीचे है और ये ब्लू लाइन भी इसके नीचे रहती है। तो 0 to π/4 में सबसे ऊपर किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ है, sin x का ग्राफ इसके नीचे है, हाफ का भी ग्राफ नीचे है, अप टू वेयर 0 to π/4। तो 0 to π/4 में ये वाला ग्राफ आएगा। उसके बाद में हम π/4 से आगे जाएंगे तो देखो sin x का ग्राफ ऊपर रहता है यहां तक, क्योंकि इसके बाद यहां से फिर क्या है, देखो ये जो हाफ वाला ग्राफ है ये sin x के ग्राफ से ऊपर चला गया, तो ये हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां पे हमारा शेप चेंज होगा। तो पहले 0 से π/4 तक ये वाला ग्राफ, फिर ये सबसे ऊपर रहता है, देखो ये ब्लू डैश लाइन ऊपर है sin x की ग्राफ वाली, हाफ वाली लाइन नीचे और cos x तो नीचे है ही। तो सबसे ऊपर कौन सा ग्राफ है, ब्लू डैश वाला, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का। फिर इस पॉइंट के बाद ये जो भी पॉइंट आएगा, इसके बाद sin x का ग्राफ नीचे चला गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का, हाफ वाला ग्राफ ऊपर हो गया, तो ये मैक्सिमम है। देखिए अच्छा, यहां से यहां तक जाते हैं
तो मैं देख रहा हूं कि इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ ऊपर हो गया, हाफ वाला ग्राफ नीचे हो गया। देखिए ये ऊपर चला गया इस पॉइंट के बाद। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं देख रहा हूं कि ये मेरा ग्राफ सबसे ऊपर है। एंड अगेन ये पॉइंट के बाद ये जो भी पॉइंट आएगा इसके बाद मैं देख रहा हूं कि हाफ वाला ग्राफ ऊपर है, ये नीचे चला गया, cos x तो नीचे है ही। तो यहां से लेके यहां तक मैं देख रहा हूं हाफ वाला ग्राफ सबसे ऊपर है, ब्लू वाली लाइन नीचे, ब्लैक वाली लाइन नीचे, ये सबसे ऊपर है यहां से लेके यहां तक। ये भी एक पॉइंट हमको मिलेगा। इसके बाद मैं देख रहा हूं कि सबसे ऊपर किसका ग्राफ है, cos x का, ब्लू लाइन नीचे, हाफ वाली लाइन भी नीचे। ये ग्राफ्स हुए। तो कौन कौन से रीजन से कौन सा ग्राफ पिकअप करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो अगर हम आगे बढ़े तो देखिए मैंने आपको बताया π/4 पॉइंट, ये वाला पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट है sin x और हाफ का इंटरसेक्शन। तो ये π माइनस π/6, तो ये पॉइंट हो जाएगा 5π/6 जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। फिर यहां से लेके यहां तक मैंने बताया। अब यहां से फिर से sin x का चेंज होगा और ये पॉइंट कौन सा है, जब पे हाफ और sin x मीट कर रहे हैं तो π + π/6 दैट विल बी 7π/6 ऐसे होगा। और फिर ये वाला पॉइंट जो हमको चाहिए, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ cos x एंड हाफ, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू π/6 चाहिए, हाफ चाहिए, तो π/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूनिट सर्कल बना लेते हैं। तो x के साथ एंगल ये हुआ, जो पॉइंट मेरा आ रहा है 3π/2 और 2π के बीच में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो x के साथ एंगल π/3 बनना चाहिए क्योंकि cos x हाफ है। तो ये 2π - π/3 हो जाएगा, 2π - π/3 तो 5π/3। तो ये पॉइंट मेरे पास 5π/3 हो जाएगा। इस तरह से बातें होगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से जैसे आप वैल्यूज निकालना जानते हैं, आप पॉइंट लिख लीजिए इंटरसेक्शन किस किस का है एंड देन यू थिंक। जैसे ये वाला पॉइंट 5π/6 है, हाफ लाइन और sin x का, तो π/2 और π के बीच में sin x हाफ कब होगा, 5π/6 पे होगा। ये भी हाफ और sin x का इंटरसेक्शन है, तो ये कब होगा, 7π/6 पे मीट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है हाफ और cos x का इंटरसेक्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब cos x हाफ होगा तो वैल्यू क्या होगी, वो सोच करके हमने काम किया। तो इसका जो फाइनल पिक्चर होगा ग्राफ का वो कैसा आएगा, उसको मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो फाइनल पिक्चर देखो बच्चों ऐसे आएगा। ये मेरी y एक्सिस हो गई और ये हमारी x एक्सिस हो गई। ठीक है, अब हम इनको प्लॉट कर लें। ये π/2 पॉइंट है, ये π पॉइंट है मेरे पास, ये 3π/2 हो गया और ये मेरे पास 2π हो गया। इस तरह से होगा, थोड़ा और लंबा कर लेते हैं इसको। ये x एक्सिस, ये हाइट सपोजिंग मेरे पास 1 है और ये मेरे पास हाइट 1/2 है और ये लाइन जा रही है 1 की। इस हाइट तक सारे ग्राफ आएंगे। तो जैसे मैंने बताया 0 से लेके π/4 तक, ठीक है, हमारे पास cos x ग्राफ होगा और cos π 1/2 यानी 0.7, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो π/4 पे ये पॉइंट, तो ग्राफ इस तरह से आएगा। ये cos x वाला ग्राफ, ये चीज। उसके बाद में मैं देख रहा हूं कि ये ग्राफ ऊपर हो गया कहां तक, 5π/6 तक, पाई से कम 5π/6 ये पॉइंट हो गया। तो 5π/6 तक मेरा sin x का ग्राफ ऊपर है हाफ पर, तो 5π/6 पे ये पॉइंट आ गया। तो अब मेरा यहां से ग्राफ π/2 पे 1, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। तो इतना पोर्शन मैंने ग्राफ का ले लिया। उसके बाद में यहां से लेके हाफ वाला ग्राफ सबसे हाईएस्ट है, तो ये वाला ले लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट इंक्लूड होगा क्योंकि इस पॉइंट पे sin x वैल्यू देखो पाई है, तो ये ज्यादा है, हाफ ज्यादा है, और sin x का पॉइंट यहां पर है तो ये ज्यादा होगा। उसके बाद ये ग्राफ इस तरह से आएगा 7π/6 तक। 7π/6 तक मेरे पास ये वाला ग्राफ, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ तक sin x का ग्राफ। तो ये चीज हो गई इस तरह से। और फिर मैं देख रहा हूँ अगेन ये वाला ग्राफ आगे जाएगा 5π/3 तक, ये 5π/3 हो गया। तो हाफ तक ये जाएगा ग्राफ इस तरह से, ये सबसे ऊपर है। और 5π/3 से cos x का ग्राफ है, तो ये मेरा ग्राफ आ गया। इस तरह से ये पॉइंट्स है, ये हमारा ग्राफ बन गया मैक्सिमम ऑफ cos x हाफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x। इस तरह से ये ग्राफ है। तो जैसे मैंने पूछा गया है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, और देखिए ये जब हम ड्रॉ कर रहे हैं ये पॉइंट ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये पॉइंट यहाँ पर नहीं आएगा लाइक दिस। और इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि हाफ सबसे मैक्सिमम है क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, cos x यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट हमारे ग्राफ में आएगा π/2 पे हाफ वाला। ठीक है,
तो ऐसे जा करके ऐसे, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पे जम करके। तो एक तो ये पॉइंट है मेरे पास और एक ये पॉइंट है ए और बी। इन ए और बी पॉइंट पे मेरा ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। तो दो पॉइंट्स हमको मिल गए ए और बी, जहां पे मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ध्यान से चलना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट पे sin x वाले ग्राफ में ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ये पॉइंट इंक्लूडेड है। जब हम पूरा sin x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट एक्सक्लूड करना है, और इस π/2 पॉइंट पे इसकी वैल्यू 1 + sin x की वैल्यू 0 है, cos x की वैल्यू भी 0 है, और हाफ की वैल्यू इतनी है, तो ये मैक्सिमम है तीनों ग्राफ में, तो ये वाली पॉइंट ले लेंगे। तो कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, दो पॉइंट्स पे ए और बी पे, तो डिसकंटिन्यूअस है दो पॉइंट्स पे, इस तरह की बात है। कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा आपको समझ में आना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड डेरिवेटिव इक्वल नहीं हो तो फिर वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एक तो हमें ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, सी पॉइंट, क्योंकि सडनली किंक आ गया, किंक मतलब सडन चेंज ऑफ स्लोप हो, एब्रप्ट चेंज ऑफ स्लोप हो तो उसे हम किंक कहते हैं, KINK, इस तरह से आपको समझना है। किंक कहते हैं जहां पे एब्रप्ट चेंज ऑफ स्लोप हो, उसे हम किंक कहते हैं, लाइक दिस। तो एक तो ये सी पॉइंट आ गया, ए पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही, इस पॉइंट पे भी एब्रप्ट चेंज आ गया, बी ऑलरेडी पॉइंट है, एक ये पॉइंट आ गया जहां पे एब्रप्ट चेंज है, और एक ये पॉइंट आ गया जहां पे एब्रप्ट चेंज है। तो ए बी सी डी ई एफ 6 पॉइंट आ गए, तो 6 पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब आपको समझना है बेटा, ग्राफ देख के हमें कैसे पता चलेगा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि ई पॉइंट पे एफ पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, उसके लिए आपको एक बात समझनी है। मैं ये रब कर रहा हूं आपके लिए, आप चाहे तो कॉपी कर लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका रब कर लीजिए कॉपी करके। तो अब मैं इसको रब करता हूं, देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर आप ग्राफ देखें y = x² का, पैराबोला का, लाइक दिस y = x² का ग्राफ अगर आप देखें, तो देखिए ये जो ग्राफ है, अगर मेरे पास स्केल हो तो मैं आपको दिखाऊं किस तरह से बात हो रही है। ओके, आई विल शो यू विद हेल्प ऑफ दिस। देखो ये मेरे पास स्केल है, सपोजिंग दिस इज अ टेंजेंट, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, देखो पैराबोला से, तो देखिए ये जो टेंजेंट इस तरह से जा रही है, पैराबोला के शेप से आप देख रहे हैं, इस तरह से जा रही है, 0 पॉइंट ऐसे हो जाएगी और फिर ऐसे इंक्रीज होगी। तो आप देख रहे हैं ये जो टेंजेंट का स्लोप है वो स्मूथली चेंज ओवर हो रहा है 0 पॉइंट पे। आप कहेंगे 0 पॉइंट पे राइट साइड पे टेंजेंट ऐसे जा रही है, लेफ्ट साइड पे ऐसे जा रही है, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पॉजिटिव स्लोप है, तो यहाँ पे भी स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए 0 पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर टेंजेंट स्मूथली देखो अपना वैल्यू चेंज कर रही है, वेरी स्मूथली इट इज बिकमिंग लाइक दिस एंड बिकमिंग लाइक दिस। तो जब स्मूथ चेंज ओवर हो ग्राफ में आपको लगे तो फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो y = x² का ग्राफ x = 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन y = mod x का ग्राफ, ये मैंने ड्रॉ किया था y = x² का, और अब मैं ड्रॉ करता हूं y = mod x का, ये ग्राफ है y = mod x का। तो इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे देखें तो स्लोप पहले ऐसे फिर ऐसे, मतलब सडन चेंज आया स्लोप का 0 पॉइंट पे, मतलब पहले हमेशा -1 रहता है, फिर स्लोप सडनली 1 हो जाता है, स्मूथ चेंज ओवर नहीं है, एब्रप्ट चेंज है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम किंक कहते हैं, और जितने भी किंक आपको दिखाई दे, आपको लगे एब्रप्टली स्लोप चेंज हो गया, स्मूथली चेंज नहीं हुआ, तो वहां पर आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो टोटल 6 पॉइंट्स हैं जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और 2 पॉइंट्स हैं जहां पे डिसकंटिन्यूअस है। बहुत सारी बातें आपने इस समय सीखी। प्लीज पॉज एंड कॉपी एंड राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट आई टोल्ड यू, देन आई गो टू द नेक्स्ट सम। Now next sum again on differentiability and continuity. F is a function from R to R. Limit of integer part of fx does not exist. Not belonging to R means limit is not existing as x approaches to a. Then what is the correct statement? Limit of fx will not exist. F may be continuous at x equal to a. F will not have a tangent at x equal to a, or none of these. अब आप fx कोई फंक्शन सोच लीजिए, sin x या x। देखो अगर हमें डिस्प्रूव करना है तो हमें एक एग्जांपल कोट करना होगा जिसके लिए स्टेटमेंट रॉन्ग है, काउंटर एग्जांपल मेथड जिसको हम कहते हैं। नाउ लेट अस सी, हमको बोला गया है कि लिमिट इज नॉट एग्जिस्टिंग फॉर इंटीजर पार्ट ऑफ fx। तो अगर मैं सिंपलेस्ट फंक्शन ले लूं fx = x, सिंपलेस्ट ले लिया मैंने, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? ये ग्राफ मेरे पास आ जाएगा y = x का, fx = x का। और अगर हम इसका इंटीजर पार्ट प्लॉट करेंगे, इंटीजर fx, इंटीजर x का ग्राफ, तो 1 2 3, ये हाइट 1, ये हाइट 2, ये हाइट 3, मुझे पता है 0 0 1 1 पॉइंट, 2 2 पॉइंट, 3 3 पॉइंट इस ग्राफ पर आएंगे, और ये ग्राफ मेरा ऐसे जाएगा इंटीजर पार्ट ऑफ x का। वी ऑल नो अबाउट इट, ठीक है, नथिंग, नॉट अ बिग डील। इस तरह से यहाँ पे -1, ये -1,
ये ग्राफ इस तरह से आएगा। तो ये मेरे पास ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स का। ठीक बात है, एफ एक्स को मैंने x लिया हुआ। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 1 2 3 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज जैसे हम 2 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से तो हाइट मेरे पास 1 रहती है, और इधर से अप्रोच करेंगे तो हाइट कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो x इक्वल टू 2 पे या 3 पे या 4 पे हमको मालूम है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन सारे इंटीजर पॉइंट पे ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो बताया गया था लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट एट x अप्रोचिंग a, दिस इज रॉन्ग। 1 2 3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है f x की, इंटीजर f x ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट f x तो एग्जिस्ट कर रही है। f में भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, यस, x इक्वल टू 1 2 3 पे फंक्शन हमारे पास ये कंटिन्यूअस है, सही बात है। f विल नॉट हैव अ टेंजेंट एट x इक्वल टू a, क्यों भाई, dy बाय dx कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 2 3 सब पे हमको टेंजेंट मिलेगी, द स्लोप मिलेगा हमको, वेल डिफाइंड स्लोप मिलेगा। टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो वहां टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे तो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है 1 2 3 सब पॉइंट्स पे, एंड नन ऑफ दीस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन ये करेक्ट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, तो हम बी को चूज कर लेंगे। हमें बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी करेक्ट है। मे भी बोला है कंटिन्यूअस, बिकॉज हो सकता है वहां पे डिसकंटिन्यूअस भी हो, बट कंटिन्यूअस हो सकता है, हमने बताया कंटिन्यूअस हो सकता है, मे बी कंटिन्यूअस। इसी तरह से sin x cos x आप लेकर के प्रूव कर सकते हैं कि जहां पर हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है sin x के लिए, इंटीजर sin x के लिए, लेकिन बाकी के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, ये बात हो रही है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे fx इक्वल टू x लिया, फिर हम fx इक्वल टू sin x भी ले सकते हैं। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें इंटीजर पार्ट का, इंटीजर sin x का, चलो वो भी ड्रॉ करके दिखा देते हैं बच्चों को। तो ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 और ये 2π। एक सर्कल के लिए ड्रॉ करते हैं, ये 1 हो गया, ये 0 और ये -1। इंटीजर पार्ट ऑफ sin x का ग्राफ कैसे आएगा, देखो 0 की वैल्यू 0, ठीक है, π/2 पे 1, तो मुझे चाहिए इंटीजर पार्ट ऑफ sin x। तो जब 1 है तो 1 रहता है, तो ये पॉइंट मेरा ग्राफ में आ जाएगा। इस पर 0 रहती है वैल्यू इंटीजर sin x की, यहाँ पर -1 रहती है और यहाँ पे 0 रहती है। तो जो इंटीजर वैल्यू है वो वही रहेगी। इस तरह से 4 पॉइंट 0 से π/2 के बीच में sin x 1 से छोटा रहता है, तो इंटीजर पार्ट 0, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा लाइक दिस। π/2 से पाई, अगेन sin x 0 और 1 के बीच में, तो इंटीजर पार्ट 0 हो गया। पाई से 3π/2 में sin x बिटवीन 0 एंड -1, तो इंटीजर पार्ट -1 हो जाएगा। तो ये करके इस तरह से ये पॉइंट नहीं आएगा, ये पॉइंट आएगा, बिकॉज पाई की वैल्यू 0 होती है। और 3π/2 से 2π में अगेन इट इज बिटवीन 0 एंड -1, तो इंटीजर पार्ट -1, तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये चीज होगी। तो आप देख सक रहे हैं कि पाई पर π/2 पे और 2π पर ये वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये वाले पॉइंट पे कंटिन्यूअस है 3π/2 पे। प्लीज नोट 3π/2 पे कंटिन्यूअस है और 2π पे अगेन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, आगे आप ड्रॉ करेंगे तो। एनीवे, तो हमको बोला गया था कि लिमिट फॉर x इक्वल टू a कोई नंबर ले लें हम, तो हमें मालूम है कि π/2 पे अगर हम sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये हमारा sin x का ग्राफ आ जाएगा। तो ये π/2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दैट विल बी 1, लेकिन हमारा फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक हो रहा है लाइक दिस। तो इंटीजर sin x का जो ग्राफ है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है फॉर x अप्रोचिंग π/2। अच्छा, लिमिट π/2 को अप्रोच करेंगे इस साइड से तो 0 रहेगी, और यहां से अप्रोच करेंगे तो 0 रहेगी, तो लिमिट अगेन एग्जिस्ट कर रही है π/2 पे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सॉरी, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज π/2 पे नंबर कितना है, वैल्यू कितनी है, 1 है। लेकिन अगर पाई पे देखें तो लेफ्ट साइड से आएंगे तो वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी लिमिट की, लेकिन RHS से आऊंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो मैं देख सकता हूं पाई पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इंटीजर sin x के लिए, लेकिन पाई पर sin x के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो 0 है। तो पाई एक ऐसा नंबर मुझे मिला sin x के ग्राफ में जहां पर लिमिट फॉर sin x इज एग्जिस्टिंग बट लिमिट फॉर इंटीजर ऑफ sin x इज नॉट एग्जिस्टिंग। ये बात आपको समझ में आई। तो इस तरह से आप दूसरे भी ऑप्शन ले सकते हैं, दूसरे फंक्शन चेक कर सकते हैं कि कहीं कहीं पे आपको ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं जहां पर fx की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इंटीजर fx की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इंटीजर fx की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि fx की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे sin x के केस में पाई पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है लेकिन sin x में एग्जिस्ट करेगी। प्लीज पॉज एंड कॉपी। Okay, now we go to the next question. This is from coordinate geometry.
और ये क्वेश्चन बेस्ड है होमोजेनाइजेशन ऑफ कर्व के ऊपर। थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं, आपको पता होगा बेटा कि अगर मेरे पास इस तरह से एक कर्व है, थोड़ा रिकलेक्ट कर लें इसलिए डीबी भी बनी हुई है। ये कर्व मेरे पास है जिसकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 हो, ये कर्व की इक्वेशन, और एक लाइन जा रही हो इस तरह से। तो ये कर्व थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूं और एक ये लाइन है मेरे पास lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, एनी जनरल लाइन, और ये कर्व, इसने इस कर्व और लाइन ने कर्व को a और b में कट किया, ये ओरिजिन है। अगर मैं OA और OB लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन चाहता हूं, OA सपोजिंग L1 है और ये L2 है, दो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हैं और ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं कर्व और लाइन के। तो अगर मुझे L1 L2 की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो आपको मालूम है मेथड क्या है। हमारे पास कर्व होता है इस तरह से, यहां पे लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई भी कर्व हो और लाइन मेरे पास lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 हो, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं lx प्लस my इक्वल टू माइनस n, फिर माइनस n से डिवाइड कर देते हैं ताकि RHS पे 1 आ जाए, अपॉन माइनस n, दिस बिकम्स 1। तो हम क्या करते हैं, ये कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2g इंटू, देखो x की जगह पे ये रखेंगे lx प्लस my अपॉन माइनस n, lx प्लस my अपॉन माइनस n प्लस 2f इंटू y की जगह पे lx प्लस my अपॉन माइनस n और प्लस c इंटू lx प्लस my अपॉन माइनस n का स्क्वायर, इस तरह से करते हैं। आई थिंक यहाँ पे 2gx और 2fy होता है लाइक दिस। तो 2gx इंटू 1 मतलब ये, 2fy इंटू 1 मतलब ये चीज, क्योंकि ये 1 है मेरे पास, और प्लस c मतलब c इंटू 1 का स्क्वायर, इस तरह से, और ये इक्वल टू 0। ऐसे हम हमारी L1 L2 की कंबाइंड इक्वेशन बनाते हैं। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। तो क्या करना है, इसको चेंज नहीं करना है। 2gx इंटू 1 मतलब ये चीज, प्लस 2fy इंटू 1 मतलब ये चीज, प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर, कांस्टेंट इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हमें हमारी L1 और L2 की कंबाइंड इक्वेशन होती है इस इक्वेशन से। ये फंडामेंटल पॉइंट है जो आपने सीख रखा है, हाउ टू होमोजेनाइज अ कर्व, हाउ टू गेट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 L2 if L1 L2 are passing through origin and the points of interaction of a curve and a line। तो ये फंडा अगर आपने समझ लिया हो तो हम अपने पहले a और b की जो कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। मेरे पास कर्व ये है, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax, मेरे पास जो लाइन है वो ये है, तो इसमें अपॉन ab कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम bx प्लस ay अपॉन ab माइनस by इंटू bx प्लस ay अपॉन ab इज इक्वल टू 0। ये हो गया, कांस्टेंट था ही नहीं, दैट इज ओके। तो ये a और ये कैंसिल हो गया, ये b और b कैंसिल हो गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो तो ये मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ये मेरे पास है x इंटू दिस मच, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। या तो ऐसा करिए, पहले ये b और ये a है, सबको ab से मल्टीप्लाई कर दो। तो ab x स्क्वायर प्लस ab y स्क्वायर, ab से मल्टीप्लाई करते यहाँ पे a से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ab x, ठीक है, माइनस a स्क्वायर। अच्छा ये x है यहाँ पे, तो मैंने सबको ab से मल्टीप्लाई किया था, डोंट कट आउट। देखो थोड़ा सोचना पड़ता है, कट आउट मत करिए। सोचिए यहाँ b लिखा हुआ है और यहाँ पे a लिखा हुआ है। अब हमने सबको ab से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा ab x स्क्वायर प्लस ab y स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस ab x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर xy, ठीक है भाई। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस b स्क्वायर xy माइनस ab y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ab y स्क्वायर ये कैंसिल हो गया मेरे पास, और ab x स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया मेरे पास। तो मेरे पास बचा xy इंटू माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो xy इंटू माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो xy विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 नहीं है। a और b ये एक लाइन मुझे दी हुई है, तो a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 नहीं होगा।
तो एक्स वाई 0 यानी कि एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 मतलब मेरी वाई एक्सिस आ गई, वाई इक्वल टू 0 मतलब मेरी एक्स एक्सिस आ गई, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो जो दो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एक्चुअली एक्स और वाई एक्सिस हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। और ये समवॉट सिंपलिस्टिक है, अगर हमारे पास कुछ टर्म्स बचती एंगल निकालने के लिए दो लाइंस के बीच का, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है यहाँ से, उसमें से हम ए निकाल लेते, बी निकाल लेते। ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और h मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई अपॉन 2, क्योंकि 2h एक्स वाई होता है तो h हमको एक्स वाई के कोएफिशिएंट से कंपेयर करके मिलता, उसके हम रखते tan थीटा निकालते, हमें एंगल बिटवीन लाइंस मिलता इस इक्वेशन से, जो कि बहुत सिंपलिस्टिक बन गई, लेकिन नहीं होती मान लीजिए तो इस फॉर्मूले से हम एंगल बिटवीन लाइंस निकालते। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो हुई थ्योरेटिकल मेथड, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर आईआईटी में आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। आई एम पॉजिंग फॉर यू, आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड दिखाता हूँ। देखो क्या आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कर्व्स के बारे में। देखो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या है एक्चुअली, देखिए आपको समझना चाहिए कि मुझे ये सर्कल और एक लाइन दिया हुआ है, ये एक सर्कल है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा सर्कल है, क्योंकि इसको हम ऐसा कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। इनको परफेक्ट कर बनाया, इसको परफेक्ट कर बनाया, मतलब x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, दिस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यानी मेरा सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर a बाई 2 b बाई 2 है और रेडियस कितना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये बात है। तो इसको अगर मैं प्लॉट करने जाऊं इस सर्कल को, तो ये मेरा a बाई 2 हो गया मान लीजिए, और ये b बाई 2 हो गया, तो ये b आ जाएगा डबल लेंथ और ये a आ जाएगा, ये मेरा सेंटर हो गया, ये मेरा 0 0 हो गया। ठीक है पॉइंट, ये मेरा सेंटर। क्या हमारा सर्कल 0 0 से पास हो रहा है? यस, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमारा सर्कल यहां से पास होगा। क्या सर्कल a से पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा, a0 से, x को ही रख दिया जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 0, ये भी a स्क्वायर और 0, तो यस यहां से पास होगा, और इसी तरह से वो 0b पॉइंट से भी पास होगा, ये बात है। तो हमारा सर्कल ऐसे जाएगा कुछ लाइक दिस, ऐसे सर्कल जाएगा, ये हो गया। और हमारी जो लाइन है उसमें b से डिवाइड कर दें तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 हो गया लाइन के लिए। इसको बैठा देता हूं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। हमारी लाइन a0 और 0b से पास होगी, यहां से और यहां से पास होगी, और सेंटर a बाई 2 b बाई 2 से भी पास होगी। आप रख के देख सकते हैं, यहाँ पे a बाई 2 रख दी, यहाँ b बाई 2, तो ये 1 हो जाएगा। तो मेरी जो लाइन जा रही है वो ऐसे जा रही है, ये मेरी लाइन है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट पे लाइन ने सर्कल को कट किया, तो इस B पॉइंट पे और इस A पॉइंट पे लाइन ने सर्कल कट किया है। मुझे ओरिजिन से B तक और A तक लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, एंड दे आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जैसे पहले हमारा आंसर निकला। तो ऑब्जर्व करके आप जल्दी से समझ सकते हैं कि एक्चुअली दिया हुआ क्या है और हमको क्या करना है। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जल्दी से निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर लंबा वाला मेथड तो है ही होमोजेनाइजेशन का, उसमें आपका आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन पावर जितनी पावरफुल होगी उतना जल्दी आप आंसर को निकाल पाएंगे, आप समझ सकेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। प्लीज पॉज एंड कॉपी, देन आई गो टू नेक्स्ट सम। ओके, नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा सोचने वाला समय, लेंथी समय। टू कॉन्सेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 10 यूनिट स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया जो है 10 यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है, दो कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स दिए हैं ए और बी। तो अदर वर्टाइसेस क्या हो सकते हैं, ये हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। हो सकता है 2 पेयर राइट हो, मल्टीपल चॉइस टाइप, तो मल्टीपल आंसर करेक्ट में 2 ऑप्शन राइट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 वर्टेक्स दिए होंगे रेक्टेंगल के, तो 2 ऊपर और 2 नीचे आ सकते हैं। सो 2 ऑप्शंस आर पॉसिबल। हम देखते हैं कि हमारे आंसर क्या आते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप को जाना है। मैं आपको गाइड कर देता हूं कैसे करना है। कैलकुलेशन देन यू कैरी आउट ऑन योर ओन। A13 दिया हुआ है और B मुझे -2 -1 दिया हुआ है, तो नेचुरली मेरा रेक्टेंगल CD ऐसे बनेगा और ऊपर की तरफ भी जा सकता है C डैश D डैश, इसलिए 2 आंसर आ सकते हैं। तो C और D कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये लेंथ निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ AB।
डिस्टेंस ए बी कितना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखो -2 -1 का स्क्वायर 9, -1 -3 का स्क्वायर 16, 9 + 16 कितना हो गया 25, तो उसका रूट हो जाएगा 5। ये मेरे पास 5 आ गया डिस्टेंस फार्मूले से, है ना। -2 -1 का स्क्वायर -3, उसका स्क्वायर 9, -1 -3 -4 उसका स्क्वायर 16, 9 + 16 25, उसका स्क्वायर रूट लेंगे 5 आ गया। मेरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 10, तो दिस इनटू दिस 10 होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये मेरे पास 5 है, 5 यूनिट्स, तो ये कितना बचेगा 2 यूनिट्स, ऐसी बात होगी। तो ये फर्स्ट स्टेप था हमारे पास। सेकंड स्टेप था हमने लेंथ ऑफ एडी निकाल लिया, दैट इज 2, ये हमको समझ में आ गया। अब देखो ऐसा है कि हम इक्वेशन ऑफ एबी निकालेंगे। एबी की इक्वेशन हमको कैसे मिलेगी, एबी की इक्वेशन 2 पॉइंट्स है हमारे पास, तो हम डिटरमिनेंट फॉर्म से निकाल सकते हैं या पहले उसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकाल लीजिए चले पहले, m ऑफ ab, स्लोप ऑफ ab y2 - y1 -1 -3 और -1 -3 अपॉन -2 -1, सो ये मेरे पास हो जाएगा 4/3। तो मेरे पास इसका स्लोप 4/3 आ गया, तो मेरे पास इसका स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ AD वो मेरे पास -3/4 हो जाएगा, बिकॉज ये और ये परपेंडिकुलर है। तो AB का स्लोप हो गया -1 -3 यानी कि -4 और -2 -1 -3, तो ये 4/3 हो गया। तो इसका स्लोप हो जाएगा -3/4 बिकॉज दीस टू आर परपेंडिकुलर। m1 m2 -1 होता है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो हमको इसका स्लोप मिल गया और इसका स्लोप मिल गया। अब मुझे इनकी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। एनीवे इक्वेशन की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि C पॉइंट और D पॉइंट, ये डिस्टेंस जो 2 है उसको मैं R बोल देता हूं, ठीक है। तो C पॉइंट या D पॉइंट, दे आर, पहले D की बात करता हूं। D इज द पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम दिस ऑन अ लाइन हैविंग स्लोप हाउ मच, स्लोप कितना है मेरे पास -3/4 यानी कि tan थीटा। तो ये जो स्लोप मेरे पास है वो -3/4 है यानी कि tan थीटा। तो tan थीटा नेगेटिव है, मतलब थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा, थीटा ऑब्ट्यूस होगा। थीटा ऑब्ट्यूस होने का मतलब ये है कि इट इज मोर देन 90 and 180, तो वहां पे साइन पॉजिटिव रहेगा लेकिन cos नेगेटिव जाएगा। तो अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे tan थीटा से sin cos निकालने के लिए, तो ये मेरे पास थीटा होगा, tan थीटा नेगेटिव है, तो ये मेरे पास -4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -3/4 ऊपर y और नीचे x, तो ये -3/4 है, लेकिन साइन को पॉजिटिव रखना है, cos को नेगेटिव रखना है, तो 3/4 और ये 5 ऐसे सोचेंगे आप। tan थीटा नेगेटिव आया मतलब थीटा ऑब्ट्यूस है, तो cos नेगेटिव होगा लेकिन साइन पॉजिटिव होगा। तो मुझे अगर tan थीटा -3/4 चाहिए तो मैं -4 इसको लिखूंगा और इसको प्लस लिखूंगा ताकि sin थीटा पॉजिटिव आ जाए, cos थीटा नेगेटिव आ जाए। तो हमको सोचना पड़ेगा कि -3/4 में से -n किसको दें, 3 को दें या 4 को दें। तो tan थीटा नेगेटिव है मतलब थीटा ऑब्ट्यूस है, तो जब 0 और 90 और 180 के बीच में जाएंगे तो cos नेगेटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। तो tan थीटा आपने -3/4 में -n इसको दिया, पॉजिटिव ने इसको दिया, ये थोड़ा हमको सोचना रहेगा। चलिए एनीवे अब मुझे sin थीटा cos थीटा मिल गया। sin थीटा मेरे पास होगा 3/5 और cos थीटा मेरे पास होगा -4/5। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, आपको पता होना चाहिए, D विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला है x1 ± r cos थीटा, y1 ± r sin थीटा, where what will be x1 y1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट के r डिस्टेंस पे D पॉइंट है, तो ये x1 y1 काउंट होगा, ये r काउंट होगा। तो x1 y1 1 ± 2 cos थीटा कितना है -4/5, y1 कितना है 3 ± 2 into sin थीटा कितना है 3/5। यहां से आपको दो आंसर मिलेंगे, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। तो डी पॉइंट एक बार यहां पे और एक बार ऊपर मिलेगा। इसी तरह से ये जो भी आएगा दिस या दिस, एक बार दोनों बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। देखो प्लस माइनस में एक बार जब प्लस रख रहे हैं तो ये होगा 1 - 2 into 4/5, और जब माइनस इंटू माइनस लेंगे तो 1 + 2 into 4/5, ऐसे करना होगा। चलो आपने लिख देता हूं मैं, दो ऑप्शन कैसे बनेंगे, 1 - 2/2 into 4/5 और ये हो जाएगा 3 + 6/5। पहले प्लस साइन चूज किया, दूसरी बार नेगेटिव साइन चूज करेंगे तो 1 + 2 into 4/5 और दूसरी बार 3 - 6/5, ऐसे डी और डी डैश के ऑप्शन। इसी तरह से अगर मुझे सी पॉइंट निकालना है तो सी पॉइंट इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे, ये x1 y1 हो जाएगा और r2 लेकर के sin थीटा cos थीटा हमारे पास है,
तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। x1 अपन ये रहेगा तो -2 प्लस माइनस आर कॉस थीटा -1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। यू पुट द वैल्यूज ऑफ आर एंड साइन थीटा, यू विल गेट सी एंड सी डैश। तो दो आंसर आपको सी के मिलेंगे, दो डी के मिले। आप देख लीजिएगा जो ऑप्शन प्रेजेंट है उनका टिक करिएगा। तो इस तरह से हमने 3-4 बातें सीखी रेक्टेंगल के केस में, कैसे एक पॉइंट के डिस्टेंस निकालें, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, व्हिच इज द गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, वो कॉन्सेप्ट था। हाउ टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एट अ गिवन डिस्टेंस आर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन द सेम लाइन। तो डी और सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ये एक फॉर्मूला जो बहुत कम किताबों में दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्लीज पॉज एंड कॉपी चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सम ऑफ लिमिट्स चिल्ड्रन। तो बेटा आईआईटी में, जेईई मेंस या जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर ये चेक करना होता है बच्चे को चीज समझ में आ रही है कि नहीं। इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द फॉर्मूले एंड गेटिंग द आंसर्स, बच्चे को इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं कॉन्सेप्ट की। तो पहले हमको पूछा है कि लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग इंफिनिटी log x अपॉन इंटीजर पार्ट ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन log x, क्या ये इक्वल है कि नहीं, हमें बताना है ट्रू या फॉल्स है। इसमें चार एबीसीडी दिए हुए हैं, तो मैं आपको एक एक करके कराता हूं। आई विल नीड प्लेस, तो मैं सारे एक साथ नहीं कर रहा हूं। पहला ऑप्शन है, हम देखेंगे राइट है कि रॉन्ग है। तो देखो बच्चों, log x अपॉन इंटीजर x निकालना है तो आप सोचेंगे कि यार इंफिनिटी की इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, आप डेफिनेटली सोचेंगे। log x तो आपको पता है जैसे x इंफिनिटी पे जाएगा तो log x इनफाइनाइट हो जाएगा, ये क्लियर बात है। लेकिन इंटीजर x का क्या करें, अब आपको सोचना चाहिए कि x जब बहुत छोटा नंबर होता है नियर जीरो, जैसे 1.9, तो उसका इंटीजर पार्ट 1 हो जाएगा। तो 1.9 और 1 में बहुत डिफरेंस है, तो 1.9 कैनॉट बी कंसीडर्ड एज 1 बिकॉज काफी डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं x को 1000.9 ले लूं तो 1000.9 का इंटीजर पार्ट 1000 आ जाएगा। तो 1000 और 1000.9 में उतना डिफरेंस नहीं है जितना 1 और 1.9 में है। परसेंटेज वाइज अगर चेंज देखें तो 1 से 1.9 जाने में और 1000 से 1000.9 जाने में ज्यादा परसेंटेज का चेंज नहीं आता है जब हम 1000 से 1000.9 जा रहे हैं। लेकिन 1 से 1.9 जाने में हमारा नंबर परसेंटेज वाइज काफी ज्यादा बदल गया। तो इसी तरह से जैसे जैसे x को मैं बढ़ाता जाऊंगा, 10,000.9 करूं और 10,000 करूं, तो उसमें इतना जो परसेंटेज चेंज आएगा वो बहुत कम रहेगा। 10,000.9 और 10,000 में परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए। आपको पता है परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। 10,000.9 माइनस 10,000 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ये कर लीजिए। जैसे मैंने बताया 1.9 करेंगे तो 1.9 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100, तो ये आप करेंगे तो ये देखो 0.9 इंटू 100 90% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर 90% नहीं आएगा, ये बहुत कम होगा। और जैसे जैसे फिर आप वैल्यू इंक्रीज करेंगे 1 लाख.9 और 1 लाख, 10 लाख.9 और 10 लाख, तो परसेंटेज कम होता जा रहा है। यानी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब x बहुत बड़ा नंबर है तब इंटीजर x और x में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दे कैन बी कंसीडर्ड ऑलमोस्ट इक्वल प्रोवाइडेड द नंबर इज वेरी वेरी लार्ज। तो अगर x अप्रोचिंग इंफिनिटी है तो मैं इंटीजर x को x बोल सकता हूं, ये क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे जो आपको समझ में आना चाहिए। ज्यादा चेंज नहीं है, तो मेरी जो लेफ्ट ये फर्स्ट लिमिट है LHS की, तो LHS लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी, दिस बिकम्स log x अपॉन x, क्योंकि इंटीजर x और x सेम होंगे जब x एक बहुत बड़ा नंबर होगा, ये पहली बात है। अब अगेन आप सोचेंगे ये भी इंफिनिटी तो 1 हो गया आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगेन नॉलेज ऑफ ग्राफ्स, आप log x और x का ग्राफ ड्रॉ करिए, तो log x का ग्राफ ऐसे 1 0 से पास होगा और y इक्वल टू x का ग्राफ इस तरह से पास होगा। तो जैसे जैसे x इंफिनिटी की तरफ जाएगा, आप देख रहे हैं दोनों का गैप बहुत बढ़ता जाएगा, बिकॉज log x ऐसे होगा और ये और ऊपर जाता जाएगा, तो दोनों का गैप जो है क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऑफ कोर्स इट इज इंक्रीजिंग, लेकिन कुछ देर के बाद ये इंक्रीज बहुत कम अमाउंट से होगा, लेकिन ये तो बहुत ऊपर जाता जाएगा। तो आप देख रहे हैं गैप की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जब हम इंफिनिटी पे पहुंचेंगे तो x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू log x। तो दोनों को कंपेयर करने जाएंगे तो y इक्वल टू x पर जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा होगी और log x वैल्यू उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। सो बहुत छोटी वैल्यू अपॉन बहुत लार्ज वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। अगेन आपको नॉलेज ऑफ ग्राफ्स होनी चाहिए। जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो log x के कंपैरिजन में x की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, तो ये बहुत लार्ज वैल्यू और ये उसके कंपैरिजन में काफी छोटी वैल्यू, इसलिए इनका रेशियो कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात, तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पे हुआ, ग्राफ के बेस पे हुआ, बच्चे को चीज समझ में आ रही है कि नहीं।
कि log x अपॉन x का क्या होगा जब हम x इंफिनिटी को अप्रोच करेंगे। तो हमें समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, log x की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होगी, काफी कम होगी एज कंपेयर टू x, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसकी बात करें जब हम, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो ये वैल्यू x का कोई भी नंबर ले लें, ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में रहेगा और ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो ऊपर एक बहुत छोटा नंबर है 0 और 1 के बीच में और नीचे इनफाइनाइट नंबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ऐसी बात है, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको। तो ये बहुत छोटा नंबर है और ये इनफाइनाइट नंबर है, तो वेरी स्मॉल नंबर अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये दोनों इक्वल हैं, इस तरह से बात है, ये अनइक्वल नहीं है, दोनों की लिमिट इक्वल है, इक्वल टू 0, ये बात है। प्लीज पॉज एंड कॉपी, देन वी गो टू द नेक्स्ट वन। देखो बेटा नेक्स्ट वन बहुत ट्रिकी सम है। हमको बोला गया लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी रूट ऑफ दिस माइनस रूट ऑफ दिस 4 है हमारे पास। तो हमको बोला गया है कि क्या अगर ऐसा है, इसकी लिमिट 4 है, तो a और c का जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो x अप्रोचिंग इंफिनिटी है और सारे सम टर्म्स न्यूमरेटर में है, तो हम x की वैल्यू इंफिनिटी तो रख नहीं सकते डायरेक्टली। तो ऐसे केस में यूजुअली हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज देखो बच्चों कैसे करेंगे, आई डू इट फॉर यू ओवर हियर, लेट मी सी इफ आई गेट स्पेस। देखो ये रूट a माइनस रूट b है, तो मैं ऊपर नीचे रूट a प्लस रूट b से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी। थोड़ा डायरेक्टली लिखता हूं, ये रूट ऑफ m है, ये रूट ऑफ n है, तो रूट m प्लस रूट n से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये m माइनस n हो जाएगा। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा मेरे पास x4 प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 माइनस दिस माइनस x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 6cx स्क्वायर माइनस 3x प्लस d एंड अपॉन, अभी लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, रूट ऑफ m प्लस रूट ऑफ n, और ये वैल्यू मुझे दी हुई है 4, ऐसी बात है, ये लिमिट 4 दी हुई है। देखो भाई x4 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी। देखो ax क्यूब और 2x क्यूब, तो x क्यूब अगर कॉमन ले लें तो ये -2, x स्क्वायर और x स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 3 प्लस c हो गया, bx और 3x, x कॉमन लेने से b -3, फिर कॉन्स्टेंट्स 2 प्लस d अपॉन रूट ऑफ दिस थिंग। अब इसको लिखते हैं x4 प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 माइनस x4 प्लस 2x क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस 3x माइनस b, ये हमको 4 दिया हुआ। अब ऐसा करिए, बिकॉज लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी है तो x4 गायब करना है, तो x स्क्वायर से ऊपर डिवाइड करिए, x स्क्वायर से ऊपर नीचे, तो लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी ये हो जाएगा x इंटू a माइनस 2 प्लस 3 प्लस c प्लस b माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 प्लस d अपॉन x स्क्वायर होल अपॉन, सी दिस विल बिकम 1 प्लस a अपॉन x प्लस 3, क्योंकि अंदर है तो x स्क्वायर मतलब हम यहाँ पे x4 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 अपॉन x स्क्वायर बचा प्लस b अपॉन x क्यूब बचा प्लस 2 अपॉन x4 माइनस ये वाली बात आ जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा मेरे पास, लेट मी सी द क्वेश्चन है, ऊपर प्लस था कि माइनस था, अगर माइनस है तो यहाँ पे नीचे रूट n प्लस रूट n है भाई, यहाँ प्लस है, तो 1 प्लस देन ये हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x क्यूब माइनस d अपॉन x4। जल्दी जल्दी में सिली मिस्टेक्स होती हैं, उनको प्लीज माफ करिएगा, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉन्सेप्ट्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब देखो x अप्रोचिंग इंफिनिटी है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 0 0 0 और 0 0 0 0, तो नीचे बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 रूट 2 बचेगा, ये मुझे 4 दिया हुआ है, तो नीचे मैं 2 लिख लूंगा, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो मेरे पास हुआ लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी x इंटू a माइनस 2
प्लस सी प्लस 3 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब भाई इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए इसको हमको जीरो करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, 4 नहीं आएगी, कहने का मतलब ये है। तो ए को 2 कर लेते हैं तो गायब हो जाएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो दैट मींस बाय ऑब्जर्वेशन ए हमारे पास 2 होना चाहिए, ये हमें समझ में आ गया, तो ये गायब हो जाएगा। फिर c प्लस 3 अपॉन 2 4 हो गया, तो c प्लस 3 अपॉन 2 4 हो गया, तो c प्लस 3 मेरे पास 8 हो गया, तो c मेरे पास 5 आ गया। ए और सी मिल गया, अब इनका पॉजिटिव डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, ये बात सही है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है इस तरह से। प्लीज पॉज एंड कॉपी। अगेन दो सम्स हैं बच्चों हमारे पास जो हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूला पर बेस्ड नहीं है। पूछा जा रहा है कि ये लिमिट 1 है कि नहीं, वेयर दिस ब्रैकेट मींस इंटीजर पार्ट आप जानते ही हैं, और SGN(x) मींस सिग्नम x आपको मालूम है। तो देखिए बच्चों, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी मॉड्यूलस हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, तो हमेशा LHS और RHS लिमिट अलग अलग निकाल के देखिए। तो पॉसिबल है कि वहां पे लिमिट्स अलग हो जाएं तो लिमिट एग्जिस्ट ना करेगी। तो हम पहले L प्लस निकालने की कोशिश करते हैं। तो L प्लस विल बी लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस। अब जैसे ही x पॉजिटिव होगा सिग्नम x 1 हो जाएगा, आपको मालूम है सिग्नम x 1 होता है जब x पॉजिटिव हो, सिग्नम x -1 होता है जब x नेगेटिव हो, सिग्नम x 0 होगा अगर x 0 होगा तो x अप्रोचिंग 0 प्लस मतलब x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो मेरे पास जो लिमिट आएगी वो sin 1 अपॉन 1 की होगी, यानी दिस इज लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग 0 प्लस। देखो sin 1 इट इज नेचुरली लेस देन 1, sin पाई बाय 2 1 होता है, sin ऑफ पाई बाय 2 यानी कि sin ऑफ 1.57 1 होगा, sin 1 तो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो उसका इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा 0, तो ये मेरे पास 0 आ गया। अगर LHS की लिमिट की बात करें L माइनस, तो दिस विल बी लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस। देखो अब x नेगेटिव है तो सिग्नम x -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -1 अपॉन -1, सो दिस विल बी लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस, साइन -1 मींस माइनस साइन 1, मतलब ये फिर से साइन 1 अपॉन 1 हो गया। अगेन ये नंबर साइन 1 लेस देन 1 है और 0 से बड़ा है, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस 0, तो ये 0। तो LHS RHS लिमिट 0 है तो लिमिट्स इक्वल है और लिमिट है 0, ये बात सही है। तो लिमिट 1 नहीं आएगी, उसमें लिमिट 1 है, नहीं लिमिट 0 आएगी, 1 नहीं आएगी, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है। इस पर आते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी x अपॉन sin x। देखिए x अपॉन sin x है लेकिन x अप्रोचिंग 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो इसको 1 मत कर देना। x अपॉन sin x या sin x अपॉन x 1 तब होता है जब x अप्रोचिंग 0, यहाँ पे x अप्रोचिंग इन्फिनिटी है। तो x अपॉन sin x की वैल्यू क्या आएगी जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा? तो आप सोचेंगे ग्राफ के बारे में अगेन, तो sin x का ग्राफ भी ऐसे ही चलता जाएगा, 1 या -1 x कहीं तक भी चला जाए, और y को x का ग्राफ इस तरह से चला जाएगा। तो जैसे हम इन्फिनिटी ले जाएंगे x की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और sin x की वैल्यू बहुत छोटी रह जाएगी, तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा और ये वैल्यू बहुत कम कंपैरिजन में, तो ये बहुत लार्ज अपन बहुत स्मॉल, दे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी सेक इनवर्स इन्फिनिटी, और ये होता है पाई बाय 2, तो इसकी लिमिट पाई बाय 2 आ गई। ग्राफ से समझ के कि x अपॉन sin x होगा कितना, ग्राफ ड्रॉ किया, देखा कि जैसे ही x इन्फिनिटी पे जाएगा तो भाई y को x तो बहुत बड़ा नंबर होगा और y को sin x तो एक नंबर होगा, -1 के बीच में बहुत छोटा सा नंबर होगा, तो उसका रेशियो जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, तो सेक इनवर्स इन्फिनिटी। और RHS पे देखिए अगर हम, तो लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी सेक इनवर्स sin x अपॉन x, अगेन x इज नॉट अप्रोचिंग 0, तो इसको 1 मत लिखिएगा। अब आपको पता है कि sin x की वैल्यू x से कम रहती है, y को x का ग्राफ ड्रॉ करिए और sin x का ग्राफ ड्रॉ करिए, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव साइड पे देख रहे हैं x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हमारे पास sin x अपॉन x, ये बहुत छोटा और ये बहुत लार्ज, तो ये वैल्यू रहेगी 1 से कम। नेगेटिव हो जाए भले, जब साइन नेगेटिव होगा और x तो पॉजिटिव रहेगा तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन sin x अपॉन x की वैल्यू 1 से कम रहेगी हमेशा, बिकॉज जब हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो वहां पे आप x और sin x को देख लीजिए, तो sin x हमेशा छोटा होगा और x हमेशा बड़ा होगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी थर्ड एंड फोर्थ में तो x तो पॉजिटिव ही रहता है, जैसे जैसे आप मूव करते हैं इस तरह से, तो x 0 से पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई हो गया, तो x तो बढ़ता ही जा रहा है पॉजिटिव साइड में, लेकिन sin x 0 1 या -1 0 के बीच में।
तो कहीं पर भी आप देखेंगे तो sin x अपॉन x हमेशा क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा, ये बात है। तो 1 से छोटा आएगा तो सेकंड इनवर्स के डोमेन में आएगा नहीं, बिकॉज सेकंड इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक होना चाहिए। आपको मालूम है सेकंड इनवर्स का डोमेन ऑफ सेकंड इनवर्स दैट इज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये आपका डोमेन है। तो 1 से छोटी वैल्यू हमारे सेकंड इनवर्स में नहीं आ सकती। तो इसलिए ये जो नंबर है मेरे सेकंड इनवर्स के डोमेन में नहीं है, तो लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो चाहे आप sin x अपॉन x का पॉजिटिव रेशियो देखें या नेगेटिव रेशियो देखें, तो वो इस रेंज में नहीं आएगा, वो -1 और 1 के बीच में आएगा, जो कि वैल्यू सेकंड इनवर्स के डोमेन में नहीं है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर से बता रहा हूं, अगर आप पॉजिटिव रेशियो देखेंगे तो वो 1 से छोटा आएगा, और नेगेटिव रेशियो देखेंगे तो -1 से बड़ा आएगा। तो ये sin x अपॉन x का रेशियो कभी भी, या जो बीच का लाइन है -1 उसके बीच में आएगा, इस रेंज में कभी भी नहीं आएगा। इसलिए ये नंबर जो है हमारे सेकंड इनवर्स के डोमेन में ही नहीं है, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। प्लीज पॉज एंड कॉपी। ओके, नाउ सी नेक्स्ट सम। gx मेरे पास इतना है जब x नेगेटिव है, और gx का फॉर्मूला ये है जब x पॉजिटिव हो, और a हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर है। फाइंड a एंड g 0, मतलब g की वैल्यू जब x 0 होगा, फॉर g टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो g 0 निकालना है, मतलब हमें एक्चुअली लिमिट निकालनी है, LHS लिमिट RHS लिमिट वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, और वही वैल्यू g 0 की होगी ताकि g कंटिन्यूअस हो जाए एट x इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, इसका अगर आप लिमिट निकलने जाएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, बिकॉज ax है, x दिख रहा है। तो इफ यू वांट, अगर आप लिमिट x अप्रोचिंग 0 बोलेंगे, अगर आप एल'होस्पिटल्स रूल निकालने जाएंगे तो ये 1 माइनस x को 0 रखेंगे तो 1 - 1 + 0 0 अपॉन 0 हो जाएगा। आप डेरिवेटिव लेके कर सकते हैं, ये ax log a हो जाएगा, फिर x का u into v रूल होगा, फिर यहाँ पे अगेन u into v रूल होगा, तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा एल'होस्पिटल्स रूल्स जो हम सीखते हैं। इसके बदले एक और बात आपको याद रखनी चाहिए, एक्सपांशन फॉर्मूले फॉर वेरियस फंक्शन लाइक a raised to x है, sin x है, cos x है, tan x है, e raised to x है, इनके आपको एक्सपेंशन याद रखना चाहिए। और अगर याद नहीं भी रखने हैं तो एग्जाम में आप फटाफट बना सकते हैं। देखो एक टेलर सीरीज आती है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनी फंक्शन, आपको बना के दिखाता हूं। देखो fx इस तरह से दिया जाता है, देखो फॉर्मूला फॉर एनी फंक्शन fx इज गिवन बाय f0 प्लस x into f dash 0 upon 1 factorial प्लस x square into f double dash 0 upon 2 factorial प्लस x cube f triple 0 upon 3 factorial प्लस ऐसे चलता है। तो बहुत इजी है रखना, f0 प्लस यानी फंक्शन के लिए 0.1 प्लस x into f dash फर्स्ट डेरिवेटिव x 1 factorial, सेकंड डेरिवेटिव x square 2 factorial, थर्ड डेरिवेटिव x cube 3 factorial, इस तरह से आपको करना है। ये सभी फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे मेरा फंक्शन fx इक्वल टू a रेज़ टू x है, तो मुझे समझ में आ गया कि f0 मेरे पास 1 हो जाएगा, a की पावर 0। मेरा f डैश x कितना बनेगा, f डैश x होगा ax log a, f डबल डैश x कितना होगा भाई, अगेन ax का ax log a और ये log a, तो ax log a स्क्वायर हो जाएगा। f ट्रिपल डैश x कितना हो जाएगा, इस ax का फिर से ax log a और ये log a क्यूब, तो ये हो जाएगा log a का क्यूब, इस तरह से चलता जाएगा। तो f डैश x इतना है, तो व्हाट अबाउट f डैश 0, x की जगह 0 रखिए तो log a हो जाएगा। f डैश f डबल डैश 0 तो ये log a स्क्वायर हो जाएगा, log a का स्क्वायर। f ट्रिपल डैश 0 ये log a का क्यूब हो जाएगा, इस तरह से बात चलती जाएगी। तो ये जो f डैश 0 है, f डबल डैश f ट्रिपल डैश, वहां पे log a स्क्वायर log a क्यूब ऐसे रखते जाएंगे। तो कुल मिला के मेरे पास जो a रेज़ टू x है, f0 यानी कि 1 प्लस x इंटू log a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर log a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब log a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता जाएगा। यानी a रेज़ टू x है तो x log a, फिर x log a, फिर x log a, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे क्यूब, तो पावर 1 है x log a की अपन 1 फैक्टोरियल, x log a की पावर 2 अपन 2 फैक्टोरियल, x log a की पावर 3 अपन 3 फैक्टोरियल। बहुत इजी याद रखना। तो हमको ये फॉर्मूला मिल चुका है a रेज़ टू x का, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
ठीक है, इस तरह से आपको मिलता है। टेलर सीरीज होती है, आप प्लीज रिवाइंड करके वीडियो, सॉरी मैंने बोला नहीं, पॉज करिए, आप रिवाइंड करके कॉपी कर लीजिए। टेलर सीरीज बोलते हैं इसको। तो मेरे पास a रेज टू x का फॉर्मूला है 1 प्लस x log a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x log a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x log a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरह से आप sin x cos x tan x किसी का भी सीरीज आप बना सकते हैं। बहुत इजी है, मैंने आपको बताया। fx का फॉर्मूला भी आपने लिख देता हूं ताकि आपको फिर से याद हो जाए। टेलर सीरीज दैट इज f0 प्लस x इंटू एफ डैश 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता जाएगा। ये टेलर सीरीज जिसके बेस पर हमने ax का फॉर्मूला निकाला। अब मैं LHS लिमिट निकालता हूं। देखो L माइनस दैट विल बी लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस, देखो बेटा 1 माइनस a रेज टू x का फॉर्मूला, ये चीज आ गई 1 प्लस x log a प्लस x log a का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x log a का क्यूब अपॉन 6 और प्लस करता जाएगा, ये हो गया। फिर ऊपर आ जाएगा प्लस x log a इंटू ax अगेन, तो ये मेरे पास है 1 प्लस x log a प्लस x log a का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x log a का क्यूब अपॉन 6 और प्लस प्लस। तो ये प्लस x log a इंटू ax को मैंने फिर से ये लिख दिया जो ax मेरे पास है, एंड होल अपॉन हमारे पास है x स्क्वायर इंटू ax, मतलब 1 प्लस x log a अपॉन, या इसको चलो पहले थोड़ी देर के लिए ax ही लिखते हैं, फिर सोचते हैं क्या करेंगे। ठीक है, देखो सो दिस विल बिकम इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस। देखो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और आप देख रहे हैं कि ये x log a और ये x log a कैंसिल हो जाएगा अगर इसको ओपन करेंगे तो। या चलो पहले ओपन करता हूं, 1 माइनस 1 माइनस x log a माइनस x log a होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x log a होल क्यूब अपॉन 6 माइनस माइनस, और फिर प्लस ये x log a का स्क्वायर प्लस x log a का क्यूब अपॉन 2 प्लस x log a की पावर 4 अपॉन 6, ऐसे चलता जाएगा। ये बात है। तो देखिए ये 1 और ये 1 कट गया, ये x log a और ये x log a कट गया, एंड ऑफ कोर्स अपॉन टोटल कितना है x स्क्वायर इंटू ax, ये बात है। अब देखो ये x स्क्वायर वाली टर्म, ये x क्यूब वाली टर्म्स हायर टर्म्स बचेंगी, और ये x स्क्वायर और ये x क्यूब और ये x4 वाले हायर टर्म्स बचेंगी। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, सभी टर्म्स को x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास बचेगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस, ध्यान से चलना पड़ेगा, x स्क्वायर गायब कर दीजिए तो माइनस log a है ना, माइनस बाहर है, log a का स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा माइनस x बचेगा मेरे पास, और log a का क्यूब बचेगा अपॉन 6, ऐसे चलता जाएगा। यहां से ये माइनस माइनस, ये फर्स्ट ब्रैकेट प्लस ये वाला सब में से x स्क्वायर गया, तो ये बचेगा log a का स्क्वायर प्लस x log a का क्यूब अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर log a की पावर 4 अपॉन 6, ऐसे चलता जाएगा, एन अपॉन a रेज़ टू x। अब अगर x को मैं 0 रख दूंगा तो ये सारी टर्म्स गायब हो जाएंगी और ये वाली सारी टर्म्स गायब हो जाएंगी जिनमें x है। मेरे पास ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, और a रेज़ टू 0 यानी कि 1 बच जाएगा। तो मेरी जो लिमिट है यहाँ पे लिख रहा हूं L माइनस दैट विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ log a होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log a का होल स्क्वायर एन अपॉन 1। तो माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हाफ बच गया, हाफ log a का स्क्वायर ऐसा है। तो मेरी जो L माइनस है यहाँ पे लिख देता हूं दैट इज कमिंग आउट टू बी हाफ log a का स्क्वायर, ये बात है। प्लीज पॉज एंड कॉपी ताकि मैं नेक्स्ट कर सकूं, ये बात है। देखो इसको मिटा देता हूं, देखिए
तो एग्जाम में किसी का एक्सपेंशन भूल जाए तो टेलर सीरीज आपके काम आ सकती है, बना सकते हैं। अब एल प्लस की बात करते हैं। देखो यहां पे है 2a रेज टू x माइनस एक्स लॉग 2 माइनस एक्स लॉग a माइनस 1 एंड होल अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बात हुई। तो बेटा देखो 2 रेज टू x, तो जब a रेज टू x होता है, x आता है log a, मतलब जो बेस में उसका log, फिर x आगे जो बेस में उसका log, इस तरह से। तो 2 रेज टू x का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस, देखो पावर आ जाएगी log 2a अपॉन 1 फैक्टोरियल। a की जगह 2a, क्योंकि यहां पर बेस a है तो log a, यहां पे बेस 2 है तो log 2a, ऐसे समझना है। प्लस x log 2a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x log 2a उसका क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस चलता जाएगा। और मेरे पास है माइनस एक्स लॉग 2 माइनस एक्स लॉग 2 यहां से, और माइनस एक्स लॉग ए और माइनस 1 एंड होल अपॉन इट इज गिवन टू बी एज एक्स स्क्वायर। ये पूरा एक्स स्क्वायर से डिवाइडेड है। दिस इज लिमिट x approaching 0 plus L plus is limit x approaching 0 plus, ऐसे होगा। तो देखिए अब अगर हम खोल दें तो ये x log 2a है और यहां पर ये x log 2 माइनस x log a है, तो ये मेरे पास बचेगा x log 2a। तो देखो 1 रहेगा मेरे पास, तो ये 1 और ये यहाँ पे प्लस है डॉट डॉट डॉट, देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कुल क्या बचेगा? लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस, ये वाली टर्म बचेगी x log 2a प्लस x log 2a का स्क्वायर बचेगा अपॉन 2 प्लस x log 2a का 3 बचेगा अपॉन 6 प्लस प्लस प्लस, और फिर बचेगा माइनस x log 2 माइनस, अच्छा अगर मैं इसमें से माइनस को मान लूं माइनस एक्स, तो ये log 2 प्लस log a, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस x log 2a, ठीक है ना। इन दोनों टर्म्स में से माइनस एक्स कॉमन लिया, तो log 2 प्लस log a दैट विल बिकम log 2a, तो माइनस x log 2a, और ये माइनस 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, और मेरे पास टोटल बचा है अपॉन x स्क्वायर। x log 2a ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। नीचे x स्क्वायर है, देखो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x क्यूब, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो मेरे पास बचेगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस, यहां से x स्क्वायर गया तो ये हो गया हाफ log 2a का स्क्वायर प्लस x इंटू log 2a का क्यूब अपॉन 6 प्लस करते जाएंगे, तो ये सब में x आएगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? दिस लिमिट विल बी हाफ log 2a का स्क्वायर। तो ये जो L प्लस की लिमिट आई है मेरे पास, ये लिमिट L प्लस हो जाएगी हाफ log 2a का स्क्वायर, जैसा आपने देखा। अब इसको मिटा देता हूं, क्योंकि मुझे L प्लस L माइनस को इक्वलाइज करना है, क्योंकि LHS लिमिट RHS लिमिट इक्वल नहीं होगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और हम चाहते हैं कि G कंटिन्यूअस हो, तो ये L माइनस L प्लस दोनों इक्वल होने चाहिए। देखिए इसको मिटा देता हूं, प्लीज पॉज एंड कॉपी। देखो तो अब हम L प्लस और L माइनस को इक्वल करेंगे, तो मेरे पास हो गया हाफ log a का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ log 2a का स्क्वायर, दैट मींस log a का स्क्वायर बिकम्स log 2a का स्क्वायर, तो log 2a का स्क्वायर माइनस log a का स्क्वायर 0 हो गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर log 2a प्लस log a log 2a माइनस log a x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x प्लस y x माइनस y, तो ये हो गया log 2a का स्क्वायर है ना, 2a इंटू a log x प्लस log y log x y, और ये हो जाएगा log a माइनस log b log a अपॉन b, तो 2a अपॉन a log 2 0 नहीं है, तो मेरे पास log 2a स्क्वायर 0 यानी कि log 1, तो मेरे पास 2a स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो a स्क्वायर के लिए हाफ, तो a की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 लेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है पॉजिटिव, तो माइनस की बोला a पॉजिटिव, a को माइनस 1 बाय रूट 2 नहीं ले सकते, a विल बी 1 अपॉन रूट 2, ऐसे आंसर आएगा।
और एक को आप रख दीजिए एंड देन यू गेट G0, ये बात है। ठीक है, तो जो आपकी लिमिट आ रही है वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। आप रख दीजिए हाफ लॉग, ए की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो हाफ लॉग 1/√2 का स्क्वायर आपकी जो लिमिट आ रही है वही आपका आंसर होगा G0 का। दैट इज वी हैव टू डू दिस सम। इस समय आपने एक और चीज देखी, टेलर सीरीज कैसे करते हैं, कैसे काम आती है फॉर एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन। तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, टेलर सीरीज का एक ही फॉर्मूला याद रखिए और एग्जाम में 1 मिनट खर्च करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं, आपका सम हो जाएगा। प्लीज पॉज एंड कॉपी, देन वी गो टू द लास्ट सम। देखो बेटा, अगेन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। fx is x square mod cos pi upon 2x when x is not 0 and fx is 0 when x is 0. We have to find left hand derivative and right hand derivative. LHD means left hand derivative, RHD means right hand derivative at x equal to 1/3. तो अगेन जैसे मैंने बताया कि बिकॉज मॉड इन्वॉल्व है तो हमें LHD और RHD अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले आप ये सोच लीजिए कि fx का फॉर्मूला क्या आएगा फॉर x लेस देन 1/3 and मोर देन 1/3। तो लेस देन 1/3 के लिए f' x निकालेंगे, वो LHD हो जाएगा। x मोर देन 1/3 के लिए f' x निकालेंगे, वो RHD हो जाएगा। तो x लेस देन 1/3 के लिए हम डेरिवेटिव निकालेंगे, वो LHD होगा। x मोर देन 1/3 के लिए जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो RHD हो जाएगा। ये बात हो रही है। तो पहले मुझे मालूम है फॉर LHD, फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x विल बी टेकन एज 1/3। ठीक है, तो 1/x will be more than 3, तो pi upon 2x, pi by 2 से मल्टीप्लाई किया, this will be more than 3 pi by 2। तो ये आपका जो थीटा है वो 3 pi by 2 से बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा है, प्लीज रिमेंबर। 1/3 छोटा मींस अप्रोचिंग 1/3 एंड वेरी क्लोज टू 1/3। तो ये जो नंबर है थीटा, इट विल बी मोर देन 3 pi by 2 बट जस्ट लिटिल मोर देन 3 pi by 2। तो 3 pi by 2 से 2 pi यानी कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, वहां पे cos थीटा पॉजिटिव होता है तो मॉड हट जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं LHD निकाल रहा हूँ तो मेरे लिए fx बनेगा, ये पॉजिटिव है cos थीटा बिकॉज थीटा इज मोर देन 3 by 2 एंड लेस देन 2 pi। तो मेरा fx हो जाएगा x स्क्वायर cos pi upon 2x। ये बात हो गई। तो आई एम टॉकिंग ऑफ LHD। अब हम करते हैं f'(x), u इंटू v लगा लेते हैं, x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव माइनस साइन पाई अपॉन 2x, फिर पाई अपॉन 2x का फिर से पाई बाई 2 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसे हो गया, प्लस cos पाई अपॉन 2x और x स्क्वायर का कितना हो गया 2x। तो ये मेरे पास हो जाएगा, देखो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा नहीं है, ये मल्टीप्लाइड है, ये माइनस साइन पाई अपॉन 2x पहले ले लिया, फिर पाई बाई 2x का फिर से लिया, माइनस साइन भी जाएगा, तो मेरे पास बचेगा साइन पाई अपॉन 2x इंटू पाई बाई 2 प्लस 2x इंटू कॉस पाई अपॉन 2x। ये आ गया। तो मेरे पास साइन पाई 2x बचा, पाई बाई 2 बचा, x का x कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल और प्लस 2x इंटू कॉस पाई अपॉन 2x, ये f'(x) हो गया। तो f' ऑफ 1/3 इट इज लेस देन 1/3, तो 1/3 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो दिस इज LHD। ये हो जाएगा साइन x को 1/3 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू 1/3 और cos 3 पाई बाई 2। ये 0 होता है और ये 1 होता है, तो ये सॉरी ये -1 इंटू पाई बाई 2, दिस विल बिकम माइनस पाई बाई 2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। इसी तरह से जब RHD की बात करेंगे, RHD की जब बात करेंगे तो हमारा x मोर देन 1/3 होगा, तो 1/x लेस देन 1/3 होगा, तो पाई अपॉन 2x विल बी लेस देन सॉरी ये 3 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो थीटा है वो 3 पाई बाई 2 से कम है, तो 3 पाई बाई 2 से मतलब कम है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, देयरफॉर cos पाई अपॉन 2x विल बी नेगेटिव, देयरफॉर मेरा जो fx है वो बन जाएगा माइनस x स्क्वायर cos पाई अपॉन 2x। तो जिस तरह से x स्क्वायर cos पाई अपॉन 2x का डेरिवेटिव निकाला है, ऐसे f'(x) निकाल लीजिए, फिर वहां पे भी x को निकाल रखेंगे 1/3 रखेंगे 1/3, भले LHD से आ रही है या राइट हैंड साइड से आ रही है, वैल्यू 1/3 रहेगी। 1/3 माइनस मींस इट इज नॉट माइनस 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा, और यहाँ पे 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा रखेंगे।
आई थिंक वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी, दैट यू कैन कंप्लीट बिल्कुल इसी तरह से। तो LHD हमारा आ रहा है, LHD इज कमिंग आउट टू बी माइनस पाई बाय 2 और RHD कितना आ जाएगा पाई बाय 2। ये डेरिवेटिव ऑलरेडी मैंने कर दिया, इसको कर लीजिएगा, ये पाई बाय 2। सो आपने देखा इस डीपीपी हमने बहुत सारी बातें सीखी बेटा। हर डीपीपी में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, इनको करते रहिए रेगुलरली, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको याद रहेंगे लाइक दिस। गॉड ब्लेस यू एंड मे यू ऑल स्कोर वेरी वेल।